अस्सलाम वालेकुम। IR के पेपर 2 जो हमारा सेक्शन वाइज हम ले रहे थे, यानी पेपर 1 है लेकिन उसका सेकंड सेक्शन। इस सेकंड सेक्शन से रिलेटेड जो सवालात मैंने दिए थे, तो आए जरा उस पर बात कर लेते हैं। इस पेपर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस के सोर्सेज वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में विद चैप्टर नंबर, पेज नंबर वो मैं शेयर कर चुका हूँ। कुछ के नहीं किया, आप उसका बुक का कंटेंट जिस तरह डिसीजन मेकिंग वाला है, कंटेंट खोलेंगे तो मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग कंटेंट में लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग क्या है जी? फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ये वो प्रोसेस है जिससे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। इस प्रोसेस में कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो उससे कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, बता दें आप। रैशनल एक्टर मॉडल है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, पॉपुलिस्ट मॉडल है, एलिटिस्ट मॉडल है, इडियोसिंक्रेटिक मॉडल है। कौन सा मॉडल इसमें से आपको लगता है बेस्ट है? तो जो आपको सोर्स दिया, रैशनल एक्टर मॉडल जी, सबसे बेस्ट मॉडल रैशनल एक्टर मॉडल को ही शुमार कर, और इसी को आपने कहना जी। आप कुछ और समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसी को फोकस करना। इससे रिलेटेड सोर्स जो है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का बुक मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके कंटेंट में जाके आपने जो उसका पार्ट 3 या मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसी पे फॉलो करना बस। सेकंड जी, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड भी चैप्टर है, सिक्योरिटी स्टडीज एंड इंट्रोडक्शन किताब का नाम है उसका चैप्टर, सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी। वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। सिक्योरिटाइजेशन बैरी बर्जन से जुड़ा हुआ आइडिया कि वेयर बाय इश्यूज इटसेल्फ सिक्योरिटी थ्रेट पोज नहीं करते, रादर इश्यूज को सिक्योरिटाइज किया जाता है, और ये आपकी एक डोमिनेंट एलीट, पॉलिटिकल एलीट, डोमिनेंट एलीट वो करती है। हमेशा तारीख में सबसे ज्यादा जो है वो मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको फोकस किया गया, लेकिन लेट 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में फिर अदर एस्पेक्ट्स को भी, नॉन ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में भी इश्यूज को सिक्योरिटाइज किया गया। अब उसके चैप्टर में आपको जी कि ये अच्छी चीज भी है और जनाब ये बुरी चीज भी है। जरा उर्दू में लिख रहा हूँ वैसी तरह समझाने के लिए, ठीक है। यानी इसके जनाब प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं। प्रोज के कॉन्टेक्स्ट में आप पावर्टी, क्लाइमेट, हंगर, डिजीजेस, ये एस्पेक्ट्स भी सिक्योरिटाइज होना शुरू हुए तो बेहतर चीज है। लेकिन कॉन्स भी हैं, जैसे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन सिक्योरिटाइज किया गया, इराक के पास है, इराक के पास है, रिपीटेडली बता एंड नेट रिजल्ट आपने एक वॉर इंपोज कर दी, मिडिल ईस्ट का पीस थ्रेटन कर दिया। ये एक केस स्टडी, तो एक समझाने के लिए कि सिक्योरिटाइजेशन। फिर यहाँ पे ले लें आप इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, यहां पर भी दोनों तरफ से डोमिनेंट पॉलिटिकल एलीट साउथ एशियन प्रॉब्लम को सिक्योरिटाइज करती आई है। समझ आ रही जी? सो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन का। इसको एक सारा चैप्टर भी नहीं, शुरू के 5-6 पेजेस अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो आपको बड़ा मजेदार फ्रेमवर्क। अभी तक आज तक पेपर में उसने सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी पे सवाल नहीं पूछा, तो मे भी पूछ ले, क्योंकि कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, एक तो आप कहते हैं ना नॉन ट्रेडिशनल, लेकिन कंसेप्शन साथ थ्योरेटिकली सिक्योरिटाइजेशन भी है कि इशू खुद कुछ नहीं होता, उसको इशू बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसने वॉर पे आपसे जनाब छोटे छोटे, जिसका भी सोर्स आपको जो है वो मैंने ग्रुप में भेज दिया हुआ,
वॉर एज अ रैशनल चॉइस। तो आउटकम ऑफ द वॉर से लार्जली आप फिर इसको फोकस करते हैं, यानी पिछले 200 इयर्स में जो इनिशिएटर हैं उन्होंने जाहिर है कॉस्ट एंड बेनिफिट को तो इवेलुएट करके वॉर स्टार्ट की ना, लेकिन पिछले 200 सालों में हमें 45% ही विक्ट्री मिलती है उनकी जिन्होंने वॉर को इनिशिएट किया, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो हमें ये 33% मिलती है बस। इसका मतलब है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जैसे जैसे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपैंड होता जा रहा है, तो उसमें वॉर एज अ रैशनल चॉइस एज फार एज द आउटकम ऑफ द वॉर इज कंसर्न तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि रैशनल चॉइस नहीं है। हाउएवर एज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट इसकी इंपॉर्टेंस कभी भी खत्म नहीं हुई है। 5 नंबर के लिखने जा रहे हैं। वॉर कॉस्ट रिलेशन, तो कॉस्ट मटेरियल भी हो सकती है, बेनिफिट भी मटेरियल हो सकता है। ये तो हमेशा से ट्रेडिशनल एक फ्रेमवर्क चलता रहा है कि कॉस्ट अगर कम है बेनिफिट ज्यादा है तो वॉर करो, अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है वॉर ना करो। लेकिन हमें एक रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव भी, कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉन्टेक्स्ट में, कि कॉस्ट एंड बेनिफिट जरूरी तो नहीं है मटेरियल ही हो, ये नॉन मटेरियल भी तो हो सकती है। प्राइड, प्रेस्टीज, ऑनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट अक्रॉस द ग्लोब। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ये नॉन मटेरियल भी हो सकती है। मतलब इराक वॉर को ले लें अगर, तो यूएस को इसकी कॉस्ट भरनी पड़ रही है, नॉन मटेरियल, उसकी प्रेस्टीज चैलेंज हो रही है, इलीगल वॉर का लेबल लगा जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वॉर उसका कॉस्ट रिलेशन सिर्फ मटेरियल हो, नॉन मटेरियल भी हो सकता है। फिर उसके बाद वॉर डिस्ट्रक्शन थीसिस। डिस्ट्रक्शन भी एक तो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, 4-5 एग्जांपल्स दे दी। फिर उसके बाद जनाब आपकी ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में वायलेशंस, 4-5 एग्जांपल्स दे दी। फिर उसके बाद इकोनॉमी, 4-5 वॉर्स की एग्जांपल्स दे दी। और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक, इवन विदाउट वॉर, लेकिन जब थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर हो और डिफेंस पर बहुत ज्यादा ओवर स्पेंड किया जा रहा हो, जैसे कि साउथ एशिया, तो फिर पॉवर्टी के इशू भी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के भी होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप हर एक में 4 से 5 वॉर्स की एग्जांपल दे सकते हैं। ह्यूमन लॉस कितना हुआ, रेप, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, खासतौर पे अफ्रीका की सिविल वॉर्स की एग्जांपल्स दे सकते हैं। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हैं। और उसके बाद जनाब यूएस की वॉर, इराक वॉर जस्टिफाइड है नहीं। सो जो आई लॉ के स्टैंडर्ड्स हैं सेल्फ डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी जस्टिफाइड नहीं, सही है जी। पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी जस्टिफाइड नहीं, प्रीएम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इंटरनेशनल लॉ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये जस्टिफाइड नहीं। यूएस का पर्सपेक्टिव ये कि आपका इंटरनेशनल लॉ वीक है, इंटरनेशनल लॉ स्टेट टू स्टेट, तो आपका सेल्फ डिफेंस भी स्टेट टू स्टेट में ही है ना जी। अगर आप पे कोई स्टेट अटैक कर दे तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, देन इमीडिएटली रिपोर्ट करें सिक्योरिटी काउंसिल को। तो जब किसी स्टेट को नॉन स्टेट एलिमेंट से थ्रेट हो, अलकायदा से, तो तब क्या करे जी स्टेट? क्योंकि आपका सेल्फ डिफेंस तो कहता है कि पहले एक स्टेट को प्रूव करना है कि उस पर कोई ना कोई अटैक हुआ है, तो हम क्या पहले इंतजार करते नहीं नॉन स्टेट एक्टर का कि वो अटैक करे फिर हम रिएक्ट करें? सो इंटरनेशनल लॉ वीक है जी। तो अमेरिकन का ख्याल ये है कि इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। उनका जो रैशनल है वो वीकनेस इन इंटरनेशनल लॉ से डेवलप करते हैं। छोटे छोटे 5-5 नंबर के ज़्यादा शॉर्ट नोट है, वो दे सकता है इस तरह। एक दफा उसने पेपर में इसी तरह टेररिज्म के टॉपिक को लेके, अगर आपको याद हो, तो 4-5 उसने शॉर्ट नोट बना के 20 नंबर का सवाल पूछ लिया था। तो कहीं भी ये एक्टिविटी कर सकता है। इसके बाद जी स्ट्रेटेजिक कल्चर। स्ट्रेटेजिक कल्चर एज अ कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक कल्चर ये जनाब दिया तो न्यो रियलिस्ट ने, यानी रियलिस्ट ग्रुप ने दिया आप कह सकते हैं, लेकिन इट इज हाईजैक्ड बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट्स।
इससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा थीसिस, छोटा सा 30 पेजेस का की बात है, वो दिया आपको। ये मैंडेटरी है जी मेरी तरफ से कि इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। वो 19th सेंचुरी के शुरू से बात को लेके चलता है, पूरे 200 इयर्स में स्ट्रेटेजिक कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है। क्लॉजविट्ज से लेके पोलैंड का जो जर्नल था, बड़ा मशहूर वॉर स्टडीज में बड़ा मशहूर एकेडमिशियन जाना जाता है, स्कॉलर, सॉरी एकेडमिशियन कह रहा हूँ, स्कॉलर जाना जाता है। उस वक्त से लेके अब तक कैसे स्ट्रेटेजिक कल्चर की एवोल्यूशन हुई है, एकेडमिक एवोल्यूशन। तो ये मेरी तरफ से कंसिडर इट एज अ होमवर्क। आप कुछ भी और ना पढ़ें इस पेपर में से, लेकिन इसको जरूर पढ़ें। और मैं चाहूंगा कि इसको आप इसको जरूर देखें, और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है आपका तो आप मुझे कॉल कर लें, जो है वो मेरे साथ इसको जरूर डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि ये बड़ा यूनिक थीम है। ऐसा बहुत कम होता है यार कि कॉन्सेप्ट किसी एक थ्योरी, उसका ब्रांड है जी, वो आप कह लें कि उसकी स्टैंपिंग होगी उस पर, और वो मुकम्मल का मुकम्मल ट्रांसेंड कर दे ये कॉन्सेप्ट और किसी दूसरी थ्योरी में इवॉल्व हो जाए। यानी आप जब जैक स्नाइडर को देखते हैं, आप केनेथ वॉल्श को देखते हैं, तो ये सब न्यू रियलिस्ट हैं बेसिकली, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक कल्चर को फर्दर थ्योराइज किया है, उसकी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, कंसेप्शंस ऑफ सेल्फ, ये जो कैटेगराइजेशंस हैं, ये डिटर्मिनेंट्स हैं, ये सब न्यू रियलिस्ट ने बनाए हैं। लेकिन आइडिएशनल पावर जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म का फ्रेमवर्क है, ये कैसे जनाब डोमिनेट करता है स्ट्रेटेजिक कल्चर को। सो वो चीज जो पहले आपकी सिर्फ एक डोमिनेंट लीड डेवलप करती थी, ये अब आपके एक्चुअल कल्चर में उससे जुड़ी आइडेंटिटीज के साथ कनेक्ट हो चुका हुआ। तो ये बड़ा मजेदार चैप्टर है जी, मैंडेटरी है, इसको जरूर पढ़ें। चाहे सारा नहीं भी पढ़ना, तो जहां तक वो आके फिर कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे स्ट्रेटेजिक कल्चर को देखता है वहां तक आ जाए, आधे से भी कम पेजेस में, तो इसको जरूर देखेंगे। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। क्यों? क्योंकि ये सारी बात जो मैंने की है, ये समझ नहीं आ सकती जब तक इसके एटलीस्ट शुरू के 10-12 पेजेस ना देखे हों आपने। सो काइंडली ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर देखें। देन उसके बाद जनाब स्ट्रेटेजिक रियलिज्म क्या है जी? तो जनाब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शैलिंग का आइडिया, और आपको जो किताब अपलोड किया ऑक्सफोर्ड की, इंट्रोडक्शन वाली टू आईआर, उसमें चैप्टर पेज नंबर भी 75 लिख दिया। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म ही डेटरेंस की आप कह लें कि एक ऑफिशियल उसकी ब्रांडिंग है, न्यूक्लियर डेटरेंस की। तो ये 2 पेजेस में तो आपको यहाँ से स्ट्रेटेजिक रियलिज्म शेलिंग के ख्याल में कि न्यूक्लियर डेटरेंस कैसे स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। जहां तक बात आ गई जी कि रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस फॉर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, तो यस, आपने इसको एग्री करना। ये बेसिकली करंट अफेयर डोमेन का ही टॉपिक जो है वो मौजूद है कि हाँ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है। उसने हमें सवाल में ही पूछ लिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। अगर वो उसको पूछ लेता सिर्फ फॉर पीस इन साउथ एशिया, अगर ये सवाल पूछ लेता वो, तो इसका मतलब है कि हमें लिबरल्स का व्यू भी देना पड़ेगा। यहां उसने सवाल में पूछ लिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। तो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो फ्रेमवर्क ही रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चलता है। स्टेबिलिटी पीस इज समथिंग एल्स, स्टेबिलिटी इज समथिंग एल्स। तो वो सवाल ही आपका जो है वो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो मेक इट ए सिंपल करंट अफेयर क्वेश्चन, जो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म आपने बयान कर देना, उसको कोरिलेट कर देना। तो जनाब कैसे जी? अपने आइडियाज कम्युनिकेशन, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, कम्युनिकेशन, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, इसके कॉन्टेक्स्ट में सिंस 1998 हमें एक स्टेबल फ्रेमवर्क नजर आता है। जब हम इस 98 से लेके 2022 तक की डेवलपमेंट्स को देखते हैं, तो इन डेवलपमेंट्स से तो वॉर इनएविटेबल थी,
और जब इन डेवलपमेंट्स को हम कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं विद 71, 65 या 1948, तो ये डेवलपमेंट्स तो ज्यादा इंटेंस हैं, बट वॉर नहीं हुई बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी factor associated with nuclear deterrence, because of mutual assured destruction or because of second strike capability. So yes, ये एक strategic stability के context में, हाँ आप साथ लिख सकते हैं कि other side of the coin, कि ये never ending framework है जी. न्यूक्लियर डेटरेंस भी कोई एंड गोल तो आप अचीव नहीं कर लेते, इट्स अ नेवर एंडिंग गेम. सो स्टेट्स को फिर मोर एंड मोर इन्वेस्ट करना पड़ता है न्यूक्लियर ऑप्शंस को, फर्दर उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रोग्रेस, उसके कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी इंप्लीकेशन सोशियो इकोनॉमिक होती हैं. तो अदर साइड ऑफ द कॉइन आप बताना भी चाहिए. मैं इसका जवाब दूंगा, मैं यस में सिंपल जवाब दूंगा. देन उसके बाद वो आपको कहता है जनाब पावर. पावर बता देंगे मुख्तलिफ थेरीज क्या कहती हैं पावर के बारे में. कोई उसने आपसे कितनी थेरी पूछनी, 1 2 3 4 5, 5 थेरी जी, 4 4 नंबर का. क्लासिकल रियलिज्म जी, ये आपको पता होना चाहिए. क्लासिकल रियलिज्म कौन सी पावर की बात करता है? रिलेशनल पावर की. आयरलिज्म, आयरलिज्म समझता है कि पावर करप्ट करती है जी, और पावर ने करप्ट किया है जी सिस्टम को 19th सेंचुरी में, तो ये करप्ट करती है. फिर उसके बाद न्यो रियलिज्म. न्यो रियलिज्म तो पावर को एज अ स्ट्रक्चर देखता है जी, कि पावर और अनार्की ही तो स्टेट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं फ्रॉम देयर सेल्फिश मोटिव्स. फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म में 4 टाइप्स ऑफ पावर है जी. पावर कंपल्सरी होती है जी, पावर इंस्टीट्यूशनल होती है जी, पावर उसके बाद स्ट्रक्चरल होती है जी. सही है जी. और एक मैं भूल गया पावर, जेन से निकल गया अभी. हाँ, आइडिएशनल होती है जी, पावर आइडिएशनल होती है. तो 4 तरह की पावर कंस्ट्रक्टिव. फेमिनिज्म कैसे देखते हैं? फेमिनिज्म में वो क्या नाम है उसका, जे एन टिकनर. सो जे एन टिकनर, ये पियो घोष में जो फेमिनिज्म का चैप्टर है उसमें ये मॉर्गेंथो के 6 पॉइंट्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, इनको क्वेश्चन करती है. कि जी मॉर्गेंथो कहता है मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट है, तो ये कहती है जी मिलिट्री पावर तो मस्कुलिनिटी को शो करती है जी, तो आपने पूरा डिसिप्लिन को ही पावर के कॉन्टेक्स्ट में मस्कुलिन बना दिया हुआ है. सो ये आपने जो 4 ये 5 जो बड़ी थेरीज हैं, उनमें क्या पावर पे क्या उनका व्यू है वो बताना. इसके लिए आपको सोर्स भी दे दिया उसका, क्या कहते हैं, हेवुड वाली किताब का. लेकिन जो आपको मैंने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाली किताब पिछले पेपर में दी है ना जी, उसमें हर थेरी में जब आप चैप्टर खोल लें, लिबरलिज्म का, रियलिज्म का, कंस्ट्रक्टिविज्म का, मार्क्सिज्म का, एक्सेट्रा, हर थेरी में फिर आपको ये पावर का स्टेट एंड पावर, स्टेट एंड पावर, स्टेट एंड पावर के हेडर मिलेंगे हर थेरी का. कोई यहां से पढ़ना चाहता है यहां से भी पढ़ लें. ठीक है जी. आगे तो शॉर्ट नोट है जी, इजी सी बात है. शॉर्ट नोट्स में कोई बड़ी बात ऐसा सच नहीं है. रेंजेस ऑफ पावर हैं जी, सॉरी रेंजेस ऑफ पावर का नाम फॉरेन पॉलिसी की रेंजेस हैं जी. तो जनाब शॉर्ट रेंज है, मिडिल रेंज है और लॉन्ग रेंज है. सीधा सीधा टेक्स्ट बुक टाइप की चीज है. शॉर्ट रेंज रिलेटेड टू सिक्योरिटी है जी, मिडिल रेंज रिलेटेड टू ऑल अदर अदर एस्पेक्ट्स हैं जी अदर देन सिक्योरिटी. लॉन्ग रेंज जो है वो आइडियोलॉजिकल है जी, इजी है. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है जी, बैलेंसिंग. तो जनाब सब बैलेंसिंग होती ही सब्जेक्टिव है जी. सिर्फ और सिर्फ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, या आप कह लें न्यूक्लियर वेपन्स के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूक्लियर पावर्स, ये आपस में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बैलेंसिंग होगी. यानी न्यूक्लियर पावर का तो न्यूक्लियर पावर ही है, वरना लार्जली सब्जेक्ट जो बैलेंसिंग है वो होती सब्जेक्टिव है. ऐसा नहीं होता
कि दुश्मन के पास इतने हथियार हैं तो आप भी इतने हथियार बना लें, ऐसा नहीं होता। सो क्वाइट एन इजी काम जी। कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट है कि जब एक स्टेट ए वो अपनी कोई पॉलिसी डेवलप करती है और स्टेट बी कोई अपनी पॉलिसी डेवलप करती है, तो इनकी पॉलिसीज में डिफरेंस हो, बट वन वे और दी अदर ये एक दूसरे की पॉलिसी को कंप्लीमेंट कर रहे हों। चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक पावर इन नीड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस बट स्ट्रेटेजिक लोकेशन मौजूद। सो इनके दरमियान आपस में करीब आना, ये एक दूसरे के इंटरेस्ट, इनको इकोनॉमिक क्राइसिस दूर करना है, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इशू एड्रेस करना, तो इनका करीब आना और वर्किंग रिलेशन बनाना, ये कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट, कंप्लीमेंट कर रहे एक दूसरे को। इस चीज को जरा ज़हन में रखें। इकोनॉमिक सोवरेनिटी ये वैसे ही एक लूज कॉन्सेप्ट है जी। सोवरेनिटी ट्रेडिशनली तो आपकी टेरिटरी और उस टेरिटरी में मौजूद स्टेट थ्रू इट्स गवर्नमेंट वही एक्सरसाइज करती है, लेकिन जो एक रिवीनिस्ट फ्रेमवर्क है कि स्टेट को जब सॉवरन कहा जाता है तो वो उसकी सोवरेनिटी, उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज, उसके बाउंड्रीज, उसका बॉर्डर, उसकी ओवरऑल टेरिटरी, एवरीथिंग जो स्टेट जिससे वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में और उसमें उसकी इकोनॉमी भी फिर है जी। सो ये इकोनॉमिक सोवरेनिटी खास तौर पे लेट 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी में ये एक डिबेट है बेसिकली कि क्या इकोनॉमिक सोवरेनिटी कंप्रोमाइज होती है या नहीं होती। सो इसमें दो चीजें, स्टेट्स विलिंगली भी करती हैं, यूरोपियन यूनियन स्टेट्स विलिंगली भी करती हैं, और स्टेट्स को फिर कंपेल भी होना पड़ता है, IMF, FATF एंड डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट। सो एक बड़ा फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। सो ये फ्रेमवर्क थे जी इस पेपर के, और मैं दोबारा से बता दूं कि ये चैप्टर जरूर पढ़ें जी प्लीज, ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर पढ़ें। थैंक यू जी।